नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। तारीख थी 1 फरवरी 2021 और जगह थी भारत की राजधानी नई दिल्ली का इंद्रपुरी नाम का एक मोहल्ला। वहां एक शर्मा परिवार रहता था और 1 फरवरी को परिवार की छोटी बेटी प्रियंका को अचानक पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। साथ ही प्रियंका ने अपनी मां अनीता शर्मा को बताया कि उसके हाथ पैर शून्य होने लगे हैं। अपनी छोटी बेटी प्रियंका की अचानक तबीयत बिगड़ती देख पिता देवेंद्र मोहन शर्मा ने उसे नजदीकी अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने प्रियंका की समस्या को समझने की कोशिश की और उसे कुछ बुनियादी दवाइयां दी। प्रियंका के कुछ ब्लड टेस्ट भी किए गए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इस वजह से 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रियंका को कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसका दर्द और बढ़ गया। अब प्रियंका की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा था। जब दर्द असहनीय हो गया तो उसे 3 फरवरी 2021 को बीएल के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी प्रियंका का इलाज शुरू हुआ और उसके खून की दोबारा जांच की गई। लेकिन एक बार फिर रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं आया। लीवर, किडनी और दिल जैसे आंतरिक अंगों से लेकर लगभग पूरे शरीर की जांच की गई, लेकिन डॉक्टर अभी भी इन लक्षणों के पीछे का कारण नहीं जान पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रियंका की हालत लगातार खराब होती गई और उसके जीवन का हर पल दर्द में तड़पता हुआ बीत रहा था। उसके बाल भी झड़ने लगे थे और यह सब देखकर प्रियंका के परिवार वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हो गया था कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई। लक्षण तो सारे दिख रहे थे, लेकिन डॉक्टर प्रियंका की बीमारी का असली कारण नहीं जान पाए। फिर भी डॉक्टरों ने उसका इलाज जारी रखा और परिवार को पूरा विश्वास था कि डॉक्टर जल्द ही प्रियंका की गिरती सेहत के पीछे के कारण को पहचान लेंगे और उसे ठीक कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका की जिंदगी की सांसें थमने लगी और दुर्भाग्य से 15 फरवरी 2021 को भर्ती होने के 12 दिन बाद ही प्रियंका ने आखिरी सांस ली। अब शर्मा परिवार की सबसे छोटी कभी जिंदा दिल बेटी, जिसे पहले कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, वह इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि शर्मा परिवार को प्रियंका की मौत के पीछे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उनका मानना था कि उसकी मौत सामान्य बीमारी से हुई है। प्रियंका की मौत के बाद घर में मातम छा गया और इसी दौरान परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि शर्मा परिवार 4 लोगों का छोटा परिवार था, लेकिन देवेंद्र शर्मा के 2 बड़े भाई थे। तीनों भाई मिलकर लॉर्ड्स होम्योपैथिक लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाते थे। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो होम्योपैथिक दवाइयां बनाती थी। शर्मा परिवार का वंश वृक्ष ऐसा था कि परिवार के मुखिया देवेंद्र शर्मा थे और उनके बाद उनकी पत्नी अनीता शर्मा, या यूं कहें कि पहले हुआ करती थी। जी हाँ, दरअसल प्रियंका को गुजरे हुए अभी 10 दिन ही हुए थे। देवेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी अनीता भी अस्वस्थ महसूस करने लगे। दोनों के पैरों में प्रियंका की तरह ही दर्द होने लगा। हैरानी की बात यह है कि देवेंद्र शर्मा को भी पेट में दर्द होने लगा और उनके बाल भी झड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में कोई संक्रमण फैल गया हो, क्योंकि सभी में एक जैसे लक्षण दिखने लगे। यहां तक कि घर की नौकरानी की भी तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद देवेंद्र शर्मा, अनीता शर्मा और उनकी नौकरानी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा हालत खराब अनीता शर्मा की थी, जो उस समय अपने पति के साथ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी। इसके अलावा घर की नौकरानी को भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन प्रियंका के मामले की तरह, जहां बीएल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को उसकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सरंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों की टीम अनीता और देवेंद्र शर्मा के मामले में भी इसी तरह भ्रमित थी। फिर भी लक्षणों के आधार पर उन्होंने अनीता और देवेंद्र शर्मा को अच्छा उपचार दिया और उसकी वजह से देवेंद्र शर्मा जल्द जल्द ही ठीक हो गए। वहीं दूसरी ओर घर की नौकरानी को भी डॉसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जल्द ही छुट्टी दे दी गई। लेकिन अनीता शर्मा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटी बेटी प्रियंका के अलावा देवेंद्र और अनीता शर्मा की एक बड़ी बेटी दिव्या भी थी, जिसकी शादी वरुण अरोड़ा नामक एक रियल एस्टेट कारोबारी से हुई थी। वरुण अरोड़ा दरअसल एक बहुत ही अमीर परिवार से आते हैं और साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में उनका एक बड़ा और आलीशान घर था। यह सब उनके रियल एस्टेट के कारोबार की वजह से था, जिसे सबसे पहले वरुण के पिता ने बनवाया था और फिर वरुण ने खुद इसे आगे बढ़ाया। दरअसल किराए से मिलने वाली अतिरिक्त आय के तौर पर वरुण हर महीने करीब 4 लाख रुपए कमाते थे,
फिर तारीख आती है 4 मार्च 2021। उस दिन देवेंद्र शर्मा को उनके दामाद वरुण अरोड़ा का फोन आया, जिसमें कहा गया कि दिव्या की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराने की भी जरूरत है। यह सुनने के बाद देवेंद्र शर्मा ने अपने दामाद से कहा कि दिव्या को सरंगाराम अस्पताल ले जाएं और वह तुरंत अब अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने वहां दिव्या की हालत देखी तो वह चौंक गए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की हालत और भी खराब थी। उस समय जब देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता सरंगाराम अस्पताल के एक बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उनकी बेटी उसी अस्पताल के दूसरे बिस्तर पर भर्ती थी। लेकिन 2 दिन बाद ही 6 मार्च 2021 को अज्ञात न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के कारण दिव्या कोमा में चली गई। यह सब देखने के बाद सरगंगाराम अस्पताल के चिकित्सा प्रशासन के निदेशक ब्रिगेडियर सत्येंद्र कटोच को विश्वास होने लगा कि यह कोई साधारण संक्रमण का मामला नहीं, बल्कि बहुत बड़े खतरे का संकेत है। पूरी जांच के बावजूद अस्पताल के डॉक्टर पूरे परिवार को प्रभावित करने वाले अजीब संक्रमण का कारण निर्धारित करने में असमर्थ थे। इस वजह से ब्रिगेडियर कटोच ने 14 मार्च 2021 को उन सभी के लिए भारी धातु परीक्षण का आदेश दिया। और जब परिणाम आए तो उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने सरंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को भी चौंका दिया। पता चला कि वे सभी थैलियम सल्फेट नामक एक भारी धातु यौगिक के संपर्क में आ गए थे। यह यौगिक सफेद और पाउडर जैसा स्वादहीन और गंधहीन होता है। जब थैलियम सल्फेट की बात सामने आई तो डॉक्टरों ने बताया कि इसके प्रभाव में पैरों में शून्यपन, कमजोरी, बाल झड़ना, उल्टी और कई अन्य लक्षण शामिल हैं। यही थैलियम सल्फेट दिव्या और अनीता शर्मा के शरीर में सामान्य से थोड़ा नहीं बल्कि हजारों गुना अधिक मात्रा में पाया गया। दिव्या अरोड़ा की रिपोर्ट में थैलियम सल्फेट का स्तर 7,800 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक पाया गया, जबकि उनकी मां अनीता शर्मा के शरीर में इसका स्तर 4,000 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के आसपास था, जबकि मानव शरीर में सामान्य स्तर 1 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। यही कारण था कि हैवी मेटल टेस्ट के नतीजों के ठीक एक हफ्ते बाद 21 मार्च 2021 को अनीता शर्मा ने अंतिम सांस ली। हालांकि देवेंद्र शर्मा और नौकरानी के शरीर में थैलियम सल्फेट की मात्रा बहुत कम पाई गई, जिसके कारण दोनों जल्दी ठीक हो गए। लेकिन अब देवेंद्र शर्मा की आंखों के सामने उनकी छोटी बेटी और पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी, और उनकी बड़ी बेटी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। अगले ही दिन 22 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर एस कटक ने एक विस्तृत मेडिकल विश्लेषण रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि देवेंद्र शर्मा के पूरे परिवार, जिसमें प्रियंका शर्मा भी शामिल है, को थैलियम सल्फेट दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसा किसने किया होगा। पहले ऐसे ज्यादातर मामलों में लोग आमतौर पर घर की नौकरानी पर शक करते थे, लेकिन यह मामला बाकी मामलों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि घर की नौकरानी के शरीर में भी थैलियम पाया गया था। थैलियम पर भारत सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कम तापमान वाले थर्मामीटर, ऑप्टिकल लेंस, कुछ तरह के आभूषण और मेडिकल इंडस्ट्री के कुछ खास क्षेत्रों से जुड़े निर्माता इसे खरीद सकते हैं। फिर भी थैलियम सल्फेट खरीदने के लिए कंपनियों को अनुमति और विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरह से पूरे शर्मा परिवार को निशाना बनाया गया, उससे ऐसा लग रहा था कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है। सवाल यह था कि वह अंदरूनी व्यक्ति कौन हो सकता है। इसके अलावा देवेंद्र शर्मा ने अपने परिवार की मेडिकल रिपोर्ट अपने एक दोस्त को भेजी, जो अमेरिका में डॉक्टर था। उस दोस्त ने देवेंद्र शर्मा को बताया कि इस तरह का यौगिक सब्जी, दाल, पानी या किसी भी नियमित भोजन या पेय के जरिए शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे किसी और चीज में मिलाकर परिवार को खिला दिया गया होगा। देवेंद्र शर्मा इस बात पर गहराई से सोचने लगे कि यह सब कहां से शुरू हुआ। तभी उन्हें याद आया कि शर्मा परिवार में अजीब-ओ-गरीब घटनाएं 1 फरवरी 2021 को शुरू हुई, जब सबसे छोटी बेटी प्रियंका के पैर में सुन्न होने लगा। उनका ध्यान 31 जनवरी 2021 की दोपहर पर गया। प्रियंका की तबीयत खराब होने से एक दिन पहले उस दिन देवेंद्र शर्मा के दामाद दिव्या के पति वरुण अरोड़ा परिवार से मिलने आए थे। पिछले कुछ दिनों से दिव्या अरोड़ा अपने जुड़वा बच्चों और माता-पिता और बहन के साथ अपने मायके में रह रही थी। लेकिन 31 जनवरी को वरुण अरोड़ा दोपहर करीब 3 बजे उन्हें लेने आए। वरुण को देखकर घर के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि दिव्या से शादी करने के बाद वह शायद ही कभी अपने ससुराल गए थे। इसका कारण यह था कि उसकी अपने ससुराल वालों से बनती नहीं थी, और इसके पीछे एक कारण है जिसे हम बाद में वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस बार वह ना केवल आया बल्कि अपने साथ बांसा फिलेट मछली भी लाया, जिसे उसने खुद पकाया था।
उसने सभी को बताया कि उसने इसे अपने हाथों से कैसे बनाया है और जोर देकर कहा कि वे इसे छकें। क्योंकि तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे, इसलिए शर्मा परिवार सहित अधिकांश लोग दोपहर का खाना खा चुके थे। फिर भी वरुण ने जोर देकर कहा कि वे मछली का स्वाद चखे। उसके बदले हुए व्यवहार ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वे यह सोचकर खुश भी थे कि शायद वरुण ने अतीत को भुला दिया है। फिर वरुण ने प्यार से सभी को मछली परोसा और सभी ने इसे बड़े चाव से खाया। क्योंकि बच्चों ने पहले ही दूध पी लिया था, इसलिए उन्हें मछली नहीं दी गई। इस बीच देवेंद्र शर्मा ने अपने दामाद को उनके साथ बैठने और मछली का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वरुण ने जवाब दिया कि उसके जबड़े में दर्द है और एक लाफ्टर शो में भाग लेने के दौरान उसकी गर्दन की नसें बहुत जोर से हंसने से खींच गई थीं, इसलिए वह कुछ खा नहीं सका। उस समय देवेंद्र शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका घर पर नहीं थी। वह शाम करीब 5:30 पर लौटी। बाद में जब उसे शाम करीब 6:30 पर भूख लगी, तो वरुण ने खुद उसे मछली के 2 बड़े टुकड़े परोसे। इसके बाद वरुण दिव्या और बच्चों को लेकर घर लौट आया। लेकिन अगले दिन से प्रियंका की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि उसने मछली का सबसे बड़ा हिस्सा खा लिया था। यह सब एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था और देवेंद्र शर्मा को शक होने लगा कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना दामाद वरुण अरोड़ा है। 23 मार्च को देवेंद्र शर्मा ने इंद्रपुरी थाने में वरुण को संदिग्ध बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। अगले दिन 24 मार्च को इंद्रपुरी पुलिस वरुण अरोड़ा के घर गई, उसे गिरफ्तार किया और अपनी जांच शुरू की। वरुण के साथ इस जांच में उसने जल्द ही कबूल कर लिया कि उसने ही बांसा मछली में थैलियम मिलाया था और सभी को परोसा था। हालांकि उसने उन्हें मारने की कोशिश करने का जो कारण बताया, वह झूठा था। उसने दावा किया कि उसके ससुराल वाले उसे लगातार अपमानित करते थे और उसका अपमान करते थे, क्योंकि उसका रियल एस्टेट का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन यह पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि शर्मा परिवार के सभी सदस्यों को थैलियम देने के पीछे असली कारण वरुण और उसकी मां का एक जुनून था। बाद में पुलिस ने वरुण पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह अपराध की कोशिश के पीछे का असली मकसद बताएं। लेकिन घर पर रहते हुए वरुण ने खुद भी थोड़ी मात्रा में थैलियम सल्फेट पी लिया था। इसके चलते उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया और अगले 15 दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहा। लेकिन उन 15 दिनों में पुलिस ने वरुण के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए। उसके घर की तलाशी के दौरान एक लैपटॉप और फोन बरामद हुआ और साथ ही थैलियम सल्फेट वाली एक छोटी बोतल भी मिली। देवेंद्र शर्मा के घर से भी थैलियम सल्फेट के निशान मिले। वरुण ने अपनी सर्च हिस्ट्री पहले ही डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी टीम ने उसे आसानी से रिकवर कर लिया। उन्हें पता चला कि वरुण ने गूगल पर सर्च किया था कि किसी को बहुत बीमार कैसे किया जाए। इसके अलावा वरुण के घर से इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन पर एक किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि सद्दाम हुसैन भी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए थैलियम सल्फेट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि थैलियम एक धीमा जहर है। हालांकि थैलियम जैसे अत्यधिक विषैले पदार्थ को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसका इस्तेमाल कभी कृंतकनाशकों में किया जाता था, लेकिन इसके दुरुपयोग और बढ़ती हत्या के मामलों के कारण भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। अब इसका उपयोग केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसके लिए विशेष परमिट, सरकारी अनुमोदन और विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नतीजतन थैलियम को केवल व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के माध्यम से ही खरीदा या बेचा जा सकता है। अब सवाल यह था कि वरुण अरोड़ा ने थैलियम कैसे और कहां से खरीदा था। यह भी जल्द ही पता चल गया, जब पुलिस ने वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा के बैंक खाते के विवरण की जांच की। लेकिन वरुण बहुत चालाक था। उसने सब कुछ सावधानी से प्लान किया था और जानता था कि थैलियम प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने अपने ससुर और अपने भाई की कंपनी के नाम पर जाली दस्तावेज बनाए और हरियाणा राज्य में स्थित फार्माफिलिएट्स एनालिटिक्स और सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से 25 ग्राम थैलियम सल्फेट का ऑर्डर दिया। वरुण ने अपनी मां जिया अरोड़ा के बैंक खाते के माध्यम से तत्काल भुगतान सेवा का उपयोग करके इस ऑर्डर का भुगतान किया। दरअसल उस खाते में वरुण अरोड़ा का फोन नंबर पंजीकृत था। इसके अलावा उसने बेसा फिश की घटना से लगभग 42 दिन पहले 18 दिसंबर 2021 को 11,010 रुपए का भुगतान किया। उसने दिव्या अरोड़ा की तबीयत बिगड़ने से ठीक 3 दिन पहले 1 मार्च 2021 को 1,34,490 रुपए का दूसरा भुगतान भी किया। आगे की जांच में पता चला कि वरुण ने ऑर्डर अपने घर पर नहीं, बल्कि भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में अपने मामा के घर पर डिलीवर करवाया था।
पुलिस ने डेस्क टू डेस्क कुरियर एंड कार्गो नामक एक भारतीय कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय और वरुण के मामा के घर के चौकीदार टीटू से भी इस जानकारी की पुष्टि की। टीटू ने पुलिस को बताया कि उसे पार्सल वरुण के कहने पर मिला था। हालांकि ना तो चौकीदार और ना ही वरुण के मामा को पता था कि पार्सल में क्या है। पुलिस अभी भी यह सब उजागर कर रही थी। वरुण अस्पताल में ठीक हो गया और अब अपना बयान देने के लिए फिट है। इस बार जब पुलिस ने वरुण से पूछताछ की तो उसके पास झूठ बोलने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे, क्योंकि पुलिस ने उसका पूरा इतिहास पहले ही खंगाल लिया था। अब वरुण के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने खुद ही पुलिस को सबको थैलियम देने की वजह बताई। कहानी कुछ इस तरह है। इंद्रपुरी निवासी देवेंद्र शर्मा की एक बेटी दिव्या शर्मा है, जिसकी शादी ग्रेटर कैलाश निवासी वरुण अरोड़ा से 2009 में हुई थी। दोनों ही परिवार काफी संपन्न और समृद्ध थे और वरुण के घर में भी सब कुछ उपलब्ध था, सिवाय एक चीज के। समय के साथ वरुण और दिव्या की शादी को 6 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन दिव्या गर्भधारण करने में असमर्थ रही। दिव्या के पिता के अनुसार इस वजह से उसके ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और ऊपर से गुस्सैल स्वभाव के वरुण भी अपनी पत्नी पर गुस्सा करते रहते थे। इस वजह से वरुण अरोड़ा के दिव्या के परिवार यानी अपने ससुराल वालों से रिश्ते खराब हो गए। वह उनसे बहुत कम बात करता था और कभी कभार ही उनके घर जाता था। इसी दौरान 2015 के आखिरी महीनों में वरुण और दिव्या एक डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। इसके बाद दोनों इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए राजी हो गए और शादी के करीब 7 साल बाद अगस्त 2016 में आईवीएफ की मदद से दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। अब अरोड़ा परिवार में जो कमी थी वह भी पूरी हो गई, लेकिन दिव्या की सास जिया अरोड़ा ने दोनों बच्चों को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका जन्म प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ था। फिर आया साल 2020 और उसी साल वरुण के पिता चंद्रलाल अरोड़ा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के करीब 3 महीने बाद पता चला कि दिव्या तीसरे बच्चे की मां बनने वाली है। इस बार बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा होने वाला था और इस वजह से वरुण अरोड़ा और उनकी मां जिया अरोड़ा दोनों ही बेहद खुश थे। हालांकि गर्भवती होने के बाद दिव्या को कुछ जटिलताएं होने लगी और उन्होंने एक बार फिर उसी महिला डॉक्टर से सलाह ली जिसने पहले उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। इस बार दिव्या की जांच करने पर डॉक्टर को कुछ गंभीर जटिलताएं नजर आईं जो दिव्या की जान के लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने दिव्या को बच्चा ना पैदा करने की सलाह दी और दिव्या ने उनकी बात मान ली। दिव्या पहले से ही 2 बच्चों की मां थी और तीसरे बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं थी। लेकिन जब दिव्या ने अपने पति वरुण और सास जिया अरोड़ा से गर्भपात का जिक्र किया तो दोनों ही भड़क गए और बेटे का मानना था कि यह तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता चंद्रलाल का पुनर्जन्म है, क्योंकि डॉक्टर ने जांच के बाद जो प्रसव तिथि बताई थी वह चंद्रलाल की जन्म तिथि से मेल खा रही थी। इसीलिए गर्भपात कराने का विचार वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा को अस्वीकार्य था। वे चाहते थे कि दिव्या किसी भी कीमत पर बच्चे को जन्म दे, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। इस हद तक कि दिव्या के इस फैसले के बाद वरुण ने उसे एक बार मारा भी था और दिव्या के प्रति जिया अरोड़ा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। इस स्थिति में डरी हुई दिव्या ने पहले अपने माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों से बात की। फिर एक दिन अपनी सास और पति को बताए बिना दिव्या ने अपने परिवार की मदद से गर्भपात करवा लिया। लेकिन जब वरुण को इस बारे में पता चला तो उसने दिव्या को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसके बाद वरुण ने अपने ससुराल वालों को मारने के तरीकों पर शोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसे सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ कहानियां मिली जो थैलियम सल्फेट का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मारता था। इसके अलावा वरुण ने यह भी माना कि उसने शुरू में अपने ससुराल वालों को खत्म करने के लिए सीसा या पारा जैसे तत्वों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार किया था। हालांकि वरुण दोनों पदार्थों को आसानी से प्राप्त कर सकता था, लेकिन असली चुनौती यह थी कि दोनों में से कोई भी धीमा जहर नहीं था और इनके सेवन के बाद मौत बहुत जल्दी हो सकती थी। ऐसे मामले में वरुण को लगा कि वह आसानी से पकड़ा जा सकता है। यही वजह है कि उसने पारा या सीसा के बजाय थैलियम का उपयोग करना चुना, क्योंकि थैलियम में एक धीमे जहर की तरह काम करता है और सामान्य रक्त परीक्षण में इसका पता नहीं चलता है। उसके बाद 31 जनवरी 2021 की सुबह वरुण अपने घर बांसा मछली लाया। उसे खुद पकाया और उसमें थैलियम सल्फेट मिलाया। हालांकि पूरे शर्मा परिवार द्वारा मछली खाने के बाद थैलियम ने दिव्या पर उतना असर नहीं किया, संभवतः इसलिए क्योंकि उसने इसे बहुत कम खाया था।
इसलिए वरुण ने थैलियम का एक और ऑर्डर दिया और यह वही ऑर्डर था जो उसने 1 मार्च 2021 को 13,440 रुपए में किया था। इन हरकतों से साफ पता चलता है कि वरुण के दिल में नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी भी कीमत पर दिव्या से छुटकारा पाना चाहता था। नतीजतन 9 अप्रैल 2021 को दिव्या ने अस्पताल के वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांस ली और वरुण की बदला लेने की चाहत के कारण देवेंद्र शर्मा ने महज 2 महीने के अंदर अपना पूरा परिवार खो दिया। जब सब कुछ साफ हो गया तो दिल्ली पुलिस ने पोर्ट केस या वरुण के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जब मामला अदालत में पहुंचा तो अभियोजन पक्ष ने मांग की कि वरुण अरोड़ा पर ट्रिपल मर्डर, हत्या की कोशिश और जहरीला पदार्थ देने के 5 मामलों में मुकदमा चलाया जाए। हालांकि मजिस्ट्रेट ने इसे ट्रिपल मर्डर केस मानने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रियंका का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि प्रियंका को भी थैलियम दिया गया था या नहीं। इसके बाद देवेंद्र शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने उस समय प्रियंका का पोस्टमार्टम कराने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रियंका की मौत स्वाभाविक है। प्रियंका का इलाज बीएल के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर थैलियम जैसे भारी धातु पदार्थ का पता नहीं लगा पाया। डॉक्टर की रिपोर्ट में गिलियन बैरे सिंड्रोम का उल्लेख था और प्रियंका की मौत के बाद भी रिपोर्ट में मौत का कारण रेबीज बताया गया, जबकि उसे किसी कुत्ते या चमगादड़ ने नहीं काटा था। इस वजह से देवेंद्र शर्मा ने मजिस्ट्रेट से मांग की कि वे बीएल के अस्पताल में प्रियंका का इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों के खिलाफ जांच शुरू करें। हालांकि मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट न होने के कारण इस अपील को खारिज कर दिया। देवेंद्र शर्मा ने कोर्ट में यह भी अपील की कि वरुण की मां जिया अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वरुण को उसके पिता के कथित पुनर्जन्म के बारे में भड़काया था। दुर्भाग्य से जिया अरोड़ा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट के अनुसार साजिश में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी साबित करने वाले कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि थैलियम खरीद के लिए पैसे जिया अरोड़ा के बैंक खाते से ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उन्होंने खुद पैसे ट्रांसफर नहीं किए और उनका फोन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है। जब यह सब चल रहा था तब अभियोजन पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर भी कोर्ट में सवाल उठाए। दरअसल अभियोजन पक्ष ने सवाल उठाया कि जब पुलिस ने वरुण को गिरफ्तार किया तो वह पुलिस हिरासत में थैलियम का सेवन कैसे कर पाया। ऐसे में पुलिस पर आरोप है कि उसने आरोपी को निर्दोष साबित करने और केस की दिशा बदलने के लिए उससे रिश्वत ली। दरअसल अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जब वरुण को गिरफ्तार किया गया था तो उसे जानबूझकर थैलियम की एक छोटी खुराक लेने के लिए कहा गया था, ताकि वह दिखा सके कि यह कोई हत्या की योजना नहीं थी, बल्कि उसने मछली भी खाई थी। हालांकि वरुण अरोड़ा वर्तमान में भारत और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में कैद है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल अपराधी बंद हैं। लेकिन इस मामले पर निचली अदालत का फैसला अभी भी लंबित है। हालांकि वरुण अरोड़ा के पास जीवन में वह सब कुछ था जो एक सामान्य व्यक्ति चाहता है: पैसा, एक बड़ा घर, एक अच्छा जीवन साथी और 2 प्यारे बच्चे। इन सब के बावजूद उसने एक ऐसा पाप किया जो अक्षम्य है। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, जिनकी मां को उसने छीन लिया। मामले के अंतिम अपडेट में यह पाया गया कि दिव्या के जुड़वा बच्चे अपनी दादी जिया अरोड़ा के पास थे, लेकिन बाद में बच्चों के जीवन को खतरे का हवाला देते हुए देवेंद्र शर्मा ने अदालत से दोनों बच्चों की कस्टडी उसे देने का अनुरोध किया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे देवेंद्र शर्मा के पास हो। हालांकि यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और अगर अदालत द्वारा कोई नया फैसला सुनाया जाता है तो हम अपने चैनल के सामुदायिक पोस्ट या इस वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपडेट जरूर साझा करेंगे। तो इसके साथ ही वरुण अरोड़ा थैलियम मामला यहीं समाप्त होता है। अगर आप आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।